डायन की जो पावर्स है, शक्तियाँ हैं, वो उसकी चोटी में है। तो बेताल में जो है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस होता है, जो मुझे डराता था, मुझे उस पर काबू कि वहाँ कुछ होगा, उस कमरे में कुछ होगा, दरवाज़े के पीछे कुछ होगा और आपकी छाती पर कुछ एकदम हेवी सा बैठा हो। तो ये स्लीप पैरालिसिस जब होता है तो मुझे जब होता था, मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं मर चुका हूँ। आप हॉरर नहीं लिख सकते हो जब तक आप उसका एटमॉस्फेयर ना क्रिएट करो। मान्यताएँ जब आप सुनते हो अलग-अलग जगह में जाकर तो आप उन पर कहानियाँ कैसे नहीं लिखते। पैरानॉर्मल की दुनिया में हम कहते हैं कि देयर इज़ अ कर्टेन, कहते हैं यक्षिणी जो होती है, वो एक डेमिगॉडेस है। डायन का ऐसा होता है कॉन्सेप्ट कि मतलब उसको जो एक चीज़ मन मोह गई उसके, तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। नील डिसिल्वा हॉरर नॉवेल राइटर एंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिनके मोर देन 17 बुक्स आर बेस्ड ऑन हॉरर जॉनर है एंड दीज ऑल बुक्स आर लव बाय द रीडर्स एंड मोस्ट रीडेबल। क्या भूत सच में होते हैं? क्या हर आत्मा मरने के बाद भटकती है? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ब्लैक मैजिक, रीबर्थ, इन सभी चीजों के पीछे क्या साइंस है या ये सभी चीजें सच में होती है? आर यू बिलोंगिंग फ्रॉम कोकण, जहां बचपन से ही हम भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, पिशाच्य जैसी कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं, या फिर इस पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में, इस रहस्यमय दुनिया के बारे में आपके मन में भी ढेरों सवाल है? So stay tuned because in today's episode we are going to talk about the ghost, spirit and the paranormal world. तो आइए उनका स्वागत करते हैं और आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। Neil sir, first of all, welcome to our Bharat Studio और big hi to you. थैंक यू सो मच। फाइनली हम लोग ये शो कर पा रहे हैं, अभी इतना हिट्स एंड मिस हुआ है इसमें। Yes, sir. Even I also waiting for this podcast because मैं शुरुआत उसी क्वेश्चन से करूंगी सर, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं पॉडकास्ट करने वाले हैं और लाइक ऑन द पॉडकास्ट यू विल बी देयर, तो मेरे मन में मैंने थोड़ा सा रिसर्च आपके ऊपर किया था, नॉट अ पैरानॉर्मल रिसर्च, बट मैंने ये रिसर्च किया था कि एक ऐसा बच्चा जो बचपन में अंधेरे से डरता था and who have done organic chemistry studies और उसके बाद 18 years प्रोफेशन बाय लाइक प्रोफेशनल एज अ टीचर, और आज वही बच्चा हॉरर जॉनर कर रहा है, लाइक राइटिंग अ बुक इन हॉरर नॉवेल्स। तो ये राइटिंग और ये इंटरेस्ट कैसे सब कुछ हुआ, ये तो जर्नी कैसे शुरुआत हुई, ये मुझे जानना है सबसे पहले। ये तो आप मुझे अभी ये बता रहे हो तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ की जर्नी कितने मतलब ऊपर नीचे से कितना हाइज एंड लोज हुआ है इसमें। तो ये तो सच है। 75 बॉर्न ओके। और उस मुंबई में, मुंबई उस टाइम पर बहुत ही साइलेंट था। जैसा अभी जैसा शोर है हर जगह वैसे मुंबई था ही नहीं। तो हम जहाँ रहते थे उस टाइम पे मलाड सबर्ब्स में, वहाँ कुछ बस्ती थी भी नहीं इतनी ज़्यादा, तो वहाँ ग्रोथ हमारी वैसे ही हुई कि मतलब एकदम सेक्लूडेड एरिया है और लोग मिलजुल कर रहते थे, तो थोड़ी बहुत कहानियाँ उसमें से भी आ जाती थी। और मैं डरपोक था, वो तो हाँ। श्योर है, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था उस टाइम पर भी। और मैं था, मेरा भाई था जो मुझसे 6 साल छोटा था उस टाइम पर भी। मतलब बहुत ही वो यंग था। और मैं जब टीनेजर था तभी ऑलमोस्ट एक आइसोलेटेड काइंड ऑफ मेरा दिमाग चलते रहता था इससे, और हर चीज़ से मैं डरता था, ये अंधेरे बहुत से, इमेजिनेशन करना ऐसे। अंधेरे से, डार्कनेस से, इमेजिनेशन, मतलब हाँ। ऐसे सोचो कि उस कमरे में कोई नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा जो होगा। हमें दिख नहीं रहा है। मैं बचपन में एक फोबिया ऐसा था कि मतलब सीलिंग में कोई रहता है और वो सीलिंग से वो आदमी नीचे आकर किसी भी वक्त हमें जकड़ कर ऊपर लेकर जा सकता है। तो ये सारी ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में उस टाइम से भी थे। और मैं बहुत हॉरर बुक्स पढ़ता भी था, सेंसरशिप नहीं था यानी मेरे इतने घर आप पर। डरते थे फिर भी आप हॉरर उसमें बुक्स मुझे मज़ा पढ़ते आता थे? था। ओह! हॉरर बुक्स पढ़ने में मुझे पढ़ने। ये बहुत ही स्पेशल काइंड का मतलब जो कहते हैं ना उसको थ्रिल एंड एक्साइटमेंट, वो मुझे हॉरर बुक से ही मिलता था। तो मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े उस टाइम पर, ड्रैकुला, फ्रैंकेनस्टाइन, ये सब तो मैंने 7th-8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिए थे। और प्लस मेरे डैड भी फ़िल्म ट्रांसलेटर थे, मतलब वो हिंदी टू इंग्लिश फ़िल्म्स ट्रांसलेट करते थे फ्रीलांस के हिसाब से। और जितने भी मूवीज़ उस टाइम पे थे 80s और 90s के, वो हमारे घर पर ही आते थे सबटाइटल होने के लिए। ओके। तो उनमें से सबसे बड़े क्लाइंट्स थे मेरे डैड के रामसे ब्रदर्स। तो ये जो मूवीज़ थे, वीराना, डाक बंगला, पुराना मंदिर, ये जीत शैतानी हवेली, पता नहीं क्या-क्या नाम भी हुआ करते बहुत थे उस टाइम पुरानी पर। है। तो वो सारी जो मूवीज़ थी, वो हमारे घर ही सबटाइटल होती थी। डैड वो टाइपराइटर पे बैठकर टाइप करते थे और मैं छोटा-सा बच्चा उस टाइम पे बैठकर देखता था कि वो कैसे कर रहे हैं ये काम। और मुझे उस समय डर नहीं लगता था। वो बुक्स जो आती थी फ़िल्म की,
उसमें वो मॉन्स्टर का फेस सब रहता था, एकदम ही डरावनी बुक्स रहती थी वो। लेकिन उनको देखकर मुझे डर नहीं लगता था, मुझे डर होता था मेरे खुद के दिमाग से ओके। कि वहाँ कुछ होगा, उस कमरे में कुछ होगा, दरवाजे के पीछे कुछ होगा। तो ये फ़ोबिया लेकर ही मैं बड़ा हुआ। बट इसके ऊपर ओवरकम आपने कैसे किया? यानी या ये फ़ोबिया आज भी आपके ये मन में है? फ़ोबिया मुझ में मुझे लगता है कि जब मैं 25-30 साल का था, तब तक भी किसी न किसी रूप में था। मुझे डेथ से बहुत डर लगता था, कोई अगर बिल्डिंग में किसी की डेथ हुई, तो मैं बहुत दिनों तक एकदम ही अनस्टेबलाइज़्ड रहता था। मैं यहाँ अ, अकेले कहीं जाता नहीं था ऐसे, मतलब मेरी मदर हो सकती वो अ, होली वाटर छिड़क कर या प्रेयर कहकर, कुछ कहकर मुझे शांत करती थी, ताकि मैं थोड़ा-सा तो करेज ले लूँ। लेकिन आज भी वो थोड़ा-थोड़ा डर किसी छोटे से अंश में कहीं न कहीं है। जब मैं 20s में था, तब जैसे आपने कहा मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था उस टाइम पर, यस, और मैंने अपनी आफ्टर कोचिंग क्लास स्टार्ट कर दी ओके। थी। तो मैंने 18 साल पढ़ाया है अपने खुद के कोचिंग क्लास में, और उस समय मेरी लाइफ जो थी वो बहुत हेक्टिक हो गई थी, क्योंकि कोचिंग क्लास की ज़िंदगी आपको पता है कैसे। सुबह 7 बजे आप जाते हो, रात को 11 बजे आते हो, और अगले दिन वही क्रम आपको दोहराना है। तो उसमें सिर्फ़ बीच में मुझे दोपहर में थोड़ा ब्रेक मिलता था 1-2 घंटे का। और उस समय एक चीज़ स्टार्ट हुई मुझ में, और वो थी स्लीप पैरालिसिस। तो ऐसा स्लीप पैरालिसिस, अगर मतलब जिन लोगों को पता नहीं हो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि वो एक इस तरह का फिनोमिनन है। जब आप सोए हो, आपको ऐसा लगता है कि आप जाग चुके हो, लेकिन आपकी बॉडी जाग नहीं रही है। मतलब आपको ऐसा लगता है आपका दिमाग जागरूक हुआ है, ओके। आपको सब कुछ दिख रहा है, ऐसा ओके। मतलब लाइट्स, लोग जो भी है आस-पास में आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो आप अपने बॉडी को कह रहे हो कि अभी तुम जाग चुके हो, उठ के बैठ जाओ, लेकिन आपकी उँगली तक नहीं हिलेगी। Like you are giving command to your body hands, but it's not happening. तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन फेल हो Coordination जाता है fail उस हो टाइम जाता पर। है, yes. और ये जो फीलिंग है, ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने आपको चेन्स लेकर बांध कर रखा हुआ है, और आपकी छाती पर कुछ एकदम ही हैवी सा बैठा हुआ है। तो ये स्लीप पैरालिसिस जब होता है, तो मुझे जब होता था, मुझे ऐसा फील होता था कि ये एक कि मैं मर चुका हूँ, और ये मेरी आत्मा है जो सिर्फ अभी है, और आत्मा जो है वो बॉडी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। लेकिन ये एक 20-30 सेकंड्स का खेल था। Okay. 20-30 सेकंड्स में वो स्पेल टूट जाता, और फिर मैं फिर से मतलब उठकर बैठ जाता, या जो भी है। लेकिन ये कंटिन्यू हुआ बहुत बार कंटिन्यू हुआ उस फ़ेज़ में, जब मैं 25 का वो फ़ेज़ आया था। फिर वो पता नहीं कैसे वो अपने आप थोड़ा-सा कम होते गया, फिर मैं क्लासेस में और बिज़ी हो गया। फिर उसके बाद 30s आया, 35, शादी हो गई वगैरह, बच्चे हो गए, और एक लाइफ़ सेटल जैसे हो गई जो हम कहते हैं। और व्हेन आई वाज़ 39, तब मैंने सोचा कि अभी इतने साल मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैं बचपन से एक क्रिएटिव इंसान हूँ। ओके, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था कि बहुत ज़्यादा मतलब आपके आंसर में भी हुँ, मैंने देखी कि एक डरावना बच्चा यानी एक बच्चा जो हाँ, डरता है और जिसकी एट द एज ऑफ 20 ऑल्सो कहीं न कहीं अगर मैं कहूँ तो एक नेगेटिव सोल कहीं हाँ, इम्पैक्ट कर रहा है क्या पॉजिटिव सोल के ऊपर और ये सब होते हुए भी स्टोरी लिखना करेक्ट। और वो भी हॉरर कहानियाँ। सो तो हाउ तो दिस वही, जब मैं मतलब 38 का 39 का जो भी था, एट दैट एज मुझे वो दिमाग में वो कीड़ा बहुत ही रेंगने लगा कि अभी तुम क्रिएटिव हो, ये ओके क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ वही लेसन्स पढ़ाते जा रहे हो। बचपन में कभी सोचा था कि आगे जाके आप कुछ राइटिंग का हाँ, ऑथर बिल्कुल, ओके बिल्कुल। मैं बहुत ही बड़ा रीडर था। ओह मेरे घर पर मतलब 5,000 बुक्स का तो कलेक्शन मेरे घर पर ही था, और उन बुक्स को देखकर मैं मतलब बुक्स लेकर ही सोया करता था बाजू में। और वो कुछ भी हो, चाहे वो टिंकल कॉमिक्स हो, चंदा मामा हो, जो भी हो, मुझे एक बुक लगती ही थी, साथ में रखना है करके। ग्रेट और हमेशा एक सपना भी हुआ करता था कि ये बुक पे जैसे ऑथर का नाम है ना, वैसा उस तरह से एक ऑथर का नाम मेरा भी होना चाहिए आगे जाकर। सो ये बचपन का तो ये ड्रीम बचपन का ही ड्रीम था, और इतना ही नहीं कि मतलब 6-7 स्टैंडर्ड में ही मैं डैड का जो टाइपराइटर था उस पर मैं खुद अपनी स्टोरीज टाइप कर कर, उसको स्टेपल कर कर, बुक्स बनाकर अपने फ्रेंड्स को और सब दिया करता था। ओके तो तो बचपन का ड्रीम तो ऑथर वो बनना ड्रीम तब से था, यस और सबसे तब से ही वो ड्रीम ऐसा था कि मतलब डरावनी कहानियाँ लिखनी है, अच्छा ये भी हॉरर था लिखना है, क्योंकि हॉरर से मुझे डर लगता था। मैं खुद डरपोक हम था, भागते हैं सर हमें चीज तो मुझे वो नहीं करना था, हम मुझे लोग वो वैसे ही। रन अवे भी वो रन अवे तो वैसे हो वो जाते डिफरेंस था कि हैं मुझे ओके वही जो मुझे डराता था, मुझे उस पर काबू पाना था, और इसीलिए, और वही मुझे फ़ैसिनेट भी करता था। ये एक तरह का जो फ़ैसिनेशन है वो समझा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस चीज़ से असल में मुझे भागना चाहिए था, उसी की तरफ मैं और खींचा चला जा रहा था।
तो मेरी स्टोरीज़ उस टाइम पर भी मर्डर मिस्ट्री, क्राइम, हॉरर, किसी न किसी का ब्रूटल डेथ हो गया, घोस्ट आ गया, ऐसे ही कहानियाँ हुआ करती थी उस टाइम पर। फिर ये सारा एक बैक सीट ले लिया जब मैं टीचर बन गया, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिलता उसके बाद। फिर ये जो मेरी मेवा फ़ेज़ आया 39 का, और तभी मैंने अपने वाइफ़ को कहा कि देखो अभी मैं इतना क्रिएटिव हूँ, और मैं था पहले बचपन में भी, अभी मुझे वो लाइन फिर से पकड़नी है, नहीं तो मैं मतलब सेटल नहीं हो पाऊँगा। और फिर दिस लाइक हाँ, फ्रेश स्टार्ट हो तो गई उस टाइम पर हम गोवा में थे, हम लोग एक्चुअली वेकेशन कर रहे थे। तो उसी दिन मैंने उनको बताया कि मुझे अभी नॉवेल लिखना है, और उसी रात को मैंने स्टार्ट भी किया। मैंने आउटलाइन लिखा, और वही नॉवेल 3 महीने बाद जाकर पब्लिश हुई, जिसका नाम है मायाज़ न्यू हस्बैंड, मेरी बहुत फर्स्ट फेमस नॉवेल नॉवेल। है और दैट। वो भगवान का शुक्र है वो चल पड़ी, और बस मैं हूँ अभी आपके पॉडकास्ट पर बात कर रहा हूँ इन बुक्स बहुत के अच्छा बारे में। लगा सर, बिकॉज़ एकदम ट्विस्ट एंड टर्न के जैसे आपकी हुँ, पूरी कहानी मुझे लगी। जैसे आपने कहा कि मायाज़ न्यू हस्बैंड, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि मोर देन 17 बुक्स हुँ, आर ऑलरेडी पब्लिश्ड, और उनमें से जैसे कि मायाज़ न्यू हस्बैंड हो, पिशाच, यक्षिनी, देवपुत्र, ये आपके फेमस बुक्स है। तो सर ये जो अलग-अलग लिखना स्टोरीज़, बिकॉज़ हॉरर कहानियाँ मैं एक हॉरर कहानी सुना सकती हूँ, बट जिसकी 17 बुक्स आपने हुँ। लिखे हैं अब तक, तो ये अलग-अलग कहानियों के भी कंसेप्ट लाना, तो ये राइटिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है? अब इसका जवाब दे पाना इतना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊँगा। उसकी वजह ये है क्योंकि हॉरर जो हम सोचते हैं हॉरर है, और जो एक्चुअली लिटरेरी वर्ल्ड में जैसे हॉरर को देखा जाता है, उसमें बहुत ही फ़र्क है। तो हम जब हॉरर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं भूत, डायन, चुड़ैल, ना पिशाच, प्रेत, इन सब चीज़ों की बात हमारे दिमाग में ये आती है। या तो मे बी हम सोचते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में, कॉन्जरिंग जैसे मूवीज़ के राइट, बारे में। राइट। लेकिन अगर आप देखो बुक्स जो लिखी जाती हैं हॉरर की, वो बहुत ही वास्ट है, उसमें सब जॉनर बहुत होते हैं, ओके, अलग-अलग टाइप के हॉरर होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो स्पेस है, जिसके ऊपर मुझे भी लिखना बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट स्पेस है, वो है अपना फ़ोकलोर हॉरर। ओके। तो मुझे पसंद है कि मैं स्टोरीज़ लूँ अपने फ़ोकलोर से, क्योंकि इंडिया का फ़ोकलोर बहुत ही वास्ट है। आपको पता है कि मतलब हर गाँव में आप जाओ, आपको अलग-अलग 50 भूतों की भूतों की कहानियाँ सुनने कहानियाँ हैं, मिलेंगी, और यस। सभी यही कहेंगे कि मैंने सच में देखा है भूत। तो उनका विश्वास भी उतना रहता है। तो ये जो स्टोरीज़ है, ये फ़ोकलोर से आती है, ये लेजेंड से आता है, और ये जो हॉरर है, ये सबसे ज़्यादा हमें कनेक्ट करता है। तो ये एक मेरा बहुत ही फ़ेवरेट स्पेस है। मायाज़ न्यू हस्बैंड इसी से उपजी है, वैसे ही यक्षिणी, पिशाच और देवपुत्र, ये सब हमारे तो ये फ़ोकलोर से कैरेक्टर्स ही कहाँ कहानियाँ हैं। से आपने कहाँ से मायाज़ न्यू सीखे? हस्बैंड में अघोरी है, ओके, देवपुत्र में रीबर्थ की रीबर्थ। बात की जा रही है, जो कि बहुत ही एक इंडियन कॉन्सेप्ट है, हम रीबर्थ में विश्वास रखते हैं। यक्षिणी में यक्षिणी की बात है, पिशाच में पिशाच की बात है। तो ये सब हमारे ही एंटिटीज़ है, लोकल, जिसे हम कह सकते हैं। अब अगर आप इंडिया का लेंथ और ब्रेड्थ देखने बैठो, तो मतलब 600-700 ऐसे एंटिटीज़ हैं, जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन आप गाँव में जाओ, आप छोटी-छोटी जगहों पर जाओ, तो लोग इनकी बात करेंगे आपसे, इनकी कहानियाँ आपको बताएँगे। जैसे आप अगर कश्मीर में जाओ, तो वहाँ भी एक अचेरी नाम की एक स्पिरिट है। ओके, तो अचेरी एक छोटी बच्ची थी, जो मतलब वो पहाड़ों से गिरकर मर गई थी एक हादसे में, और तब से वो वहाँ उसका ऐसा कहा जाता है कि उसका स्पिरिट उसी पहाड़ों में आज भी अटका हुआ है, और वो जो आज बच्चे जो वहाँ जाते हैं एज टूरिस्ट, उनको वो बुलाना चाहती है, उनको साथ में लेना चाहती है, क्योंकि वो अब उसके पास कोई नहीं है खेलने के लिए। अतृप्त आत्मा जिसे हाँ, हम कह एक तरह की सकते अतृप्त आत्मा, वो भी बच्ची की आत्मा। हैं, बच्ची की और तो ये एक कहानी है। अगर आप राजस्थान में जाओ, तो आपको रेत प्रेत की कहानी सुनने मिलेगी, जो कि मतलब एक इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो सैंड घोस्ट। आत्मा। तो ओके, इसे कहा जाता है कि मतलब वो रेत में छुपा हुआ एक प्रेत है, और वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब कारवान जाता है ऊँटों का, और लोग जो जाते हैं वो कारवान में, तो कभी-कभी ऐसा एक बवंडर आ जाता है डेज़र्ट हाँ, में, यस। और उसमें से ये रेत का प्रेत जो है वो बाहर निकल पाता है। और जब वो निकलता है बाहर, तो सामने जो भी होगा वो उसको अंदर खींचकर ले जाएगा। अब इसमें एक है कि वो उन्हीं को ले जाएगा जो कि रेत की तरह दिखते हैं। मतलब मोस्टली जिन्होंने व्हाइट या ब्राउन ऐसे कलर का कपड़ा पहना है, उसके लिए। तो उससे बचने के लिए जो तरीका है, आप एकदम रंगीन कपड़े पहनो, या कुछ एक रंगीन पट्टी बांधो, या प्लीज कुछ ऐसा व्यूअर्स करो। नोट डाउन दिस पॉइंट, अगर आप राजस्थान जा रहे हो तो। इसीलिए आप देखोगे कि जो राजस्थान का कॉस्ट्यूम है, हाँ, स्पेशली डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट बहुत ही रंगीन होता है।
जैसे वो मूवी पहेली में भी बताया गया था, पहेली, कितने सारे यस। कलर्स पहनकर लोग रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे मानते हैं कि ये कलर्स पहनने से हम उन प्रेतों को दूर भगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ऊँटों को भी वो कलर्स पहनाए जाते हैं, ताकि ऊँट भी मतलब, क्योंकि ऊँटों ऊँटों का जो कलर है वो भी वो भी डेज़र्ट, डेज़र्ट यस, का ही कलर है। यस। तो ये सब मान्यताएँ जब आप सुनते हो अलग-अलग जगह में जाकर, तो आप उन पर कहानियाँ कैसे नहीं लिखोगे? राइट, अ राइटर लाइक मी जिसका इमेजिनेशन इतना वास्ट है, मुझे ये कहानियाँ बहुत ही आकर्षित करती हैं, हमेशा से करती आ रही हैं, और बस यही फ़ोकस है मेरा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में लिखूँ। तो सर आपने अभी मुझे बहुत से अलग-अलग प्लेसेस के बारे में बताया। तो रिसर्च के लिए ये कहानी जब आप लिखते हो, तो आप वो प्लेसेस विज़िट करते हो, कैसे रहती है वो राइटिंग प्रोसेस? अलग-अलग तरीके से होता है, कभी-कभी विज़िट करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माइनर डिटेलिंग हॉरर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट, आप हॉरर नहीं लिख सकते हो जब तक आप उसका एटमॉस्फियर ना क्रिएट करो। तो वो एटमॉस्फियर जानने के लिए आपको वहाँ जाना तो पड़ता ही है, और देखना पड़ता है कि किस तरह से वहाँ के लोग जी रहे हैं, वहाँ के पशु-पक्षी क्या हैं, सो यू खान-पान वेंट क्या एट है। दैट लोकेशन, बिल्कुल, वो होल जाना पड़ता है। एक्सपीरियंस आप पूरा और कभी-कभी जब आप जा नहीं पाते, आप हर जगह तो जा नहीं पाओगे, तो तब आप एटलीस्ट एक थरो रिसर्च करो, या जो वहाँ के लोग हैं उनसे बात करो, या बहुत सारे पॉडकास्ट देखो, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो रिसर्च तो हॉरर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो फ़ोकलोर है, वो मोस्टली ओरल ट्रेडिशन पर है। मतलब लोग वो कहानियाँ मुँह से अपने जनरेशन टू जनरेशन वो बताते स्प्रेड हैं। कर रहे हैं। तो हम लिखित में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। अब मैं जब यक्षिणी भी लिख रहा था, तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिला मुझे उस टाइम पर, क्योंकि यक्षिणियों पर जो लिखा है वो बहुत ही कम है, और वो भी बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि साउथ में यक्षिणियों को मतलब एक तरह से इविल एंटिटी करके देखा जाता है। नॉर्थ में अगर आप आओगे तो फिर यक्षिणियों को डेमिगॉडेस करके देखा जाता है, वहाँ यक्षिणी की साधना भी होती है। संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए यक्षिणियों की साधना भी की जाती है। तो इतना जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को भी एक एक बार एक साथ लेना एक कहानी में, प्लस आप ऑथेंटिक होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सब मान्यता, विश्वास की बात है। तो राइट, इसमें आप कुछ गलत नहीं लिख सकते हो, किसी को आप ऑफेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भी है। हॉरर लिखना बिकॉज़ कहीं न कहीं वो रिस्की है। धर्म, कल्चर के साथ ही जुड़े बिल्कुल, हुए माने ये जाते सब कल्चर के साथ ही जुड़े हुए हैं। हैं। यस, अगर यस, भूत-प्रेत की बात करते हो, तो आप एक तरह से आस्था की बात कर रहे हो, राइट। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो यू आर ट्रेडिंग अ वेरी थिन लाइन, और विद ऑल अदर डिफिकल्टीज़ आई गेस। यस, और इसके लिए रिसर्च बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। सो लेकिन मैंने सुना है कि जब कहानियाँ लिखते हैं, हॉरर कहानियाँ, तो ऑथर एक अंधेरे रूम में बैठते हैं या शांत जगह पे, बट मोस्टली अंधेरे रूम में बैठ के ये कहानी लिखी जाती है। आप कैसे लिखते हो? मैं अब मैं आपको बताऊँगा, तो आप तैयार हो ना, मतलब यस सर, टोटली। तो मेरा एक क्या बोलते हैं, राइटर्स क्वर्क है, एक हैबिट है, एक ऑड हैबिट। मैं जब अपने स्टोरीज़ प्लॉट करता हूँ, तब मैं अपने ये मुंबई वाले घर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो बताया जो आपने हाँ, स्टार्टिंग में। बहुत ही शोरगुल है, कमोशन है, और मुंबई तो मतलब हसल एंड बसल। तो मैं मेरा एक प्रैक्टिस ऐसा है कि मैं एक ऐसा हॉन्टेड लोकेशन पकड़ूँ, जो कि मतलब मुंबई से दूर हो, छोटा-सा जगह हो तो भी चलेगा, और होटल वहाँ कोई मैं बुक कर लेता हूँ, या रिज़ॉर्ट या कॉटेज जो भी हो, और वहाँ मैं अपने आप को 10 दिन 15 दिन बंद कर कर मैं वहाँ अपनी कहानियाँ लिखता हूँ। माय तो ये गॉड। मेरा जो प्लॉटिंग चलता है वो वहाँ चलता है। तो मैं इस तरह से अपने भारत के अलग-अलग जगहों पर जा चुका हूँ, और वहाँ जाकर मैं छोटे-छोटे होटल रूम्स में मैंने अपने आप को बंद किया है, और वहाँ मैंने कहानियाँ लिखी हैं, और उसी तरह से देवपुत्र, यक्षिणी, ये सब कहानियाँ वैसे ही हुई हैं। और वहाँ जब मैं रहता हूँ, तो मैं अपना फ़ोन भी मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए ऑन रखता हूँ। इंटरनेट तो रहता है रिसर्च के लिए, और मैं वो रूम से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलता हूँ, सिर्फ मतलब थोड़ा देखने के लिए कि मतलब स्पेस कैसा है, तो लोग पूरे कैसे उस हैं। ज़ोन में चले मैं जाते हो। पूरा उस ज़ोन में चला जाता हूँ, और इतना अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी दुनिया में हूँ। जैसे मैंने जब यक्षिणी लिखा, तो मैं 21 दिन वडगाँव में ही था। अब वडगाँव नाम का कोई गाँव है नहीं। हुँ, इन रियलिटी वो मैंने बनाया है अपने दिमाग में, इट्स अ फिक्शनल विलेज इन कोंकण। तो वडगाँव जो है मैंने बनाया, लेकिन वो उस तरह से मैंने बनाया कि मैं वहीं का हो गया, कि मेरे लिए उसका हर चीज़, एक छोटा-सा पत्थर भी वडगाँव का मुझे अभी मेरे दिमाग में है कि मतलब वो कैसा दिखता होगा। तो उस तरह से डिटेलिंग आपको करनी पड़ती है अगर आपको हॉरर लिखना है, क्योंकि हॉरर में
ऑथेंटिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी लोगों को वो आपका फीलिंग कन्वे होगा। सो हॉरर कहानी देखना और वो भी एक ऐसी जगह देखना जैसे एक प्लेस, हॉन्टेड प्लेस, और पूरा बंद कर देना, कोई डरावनी एक्सपीरियंसेस। हज़ारों हुए हैं, ओह माय गॉड, सो हज़ारों विल हुए यू हैं और शेयर विद इनफैक्ट अस? इनफैक्ट मैं उसी के लिए जाता हूँ उधर, क्योंकि मुझे ऐसा है कि अगर मैं खुद न डरूँ, तो मैं अपने ऑडियंस को कैसे डराऊँगा? तो अभी 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 अगर मैं रोमांस लिख रहा होता तो डेफ़िनेटली मुझे पता होना चाहिए कि लव का फीलिंग क्या है, तब मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो वो रोमांस ऑथर के लिए जैसे वो इम्पोर्टेंट है, हम हॉरर ऑथर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम फ़ियर का साइकोसिस क्या है उसे समझें। तो मैं अपने आप को कहते हैं ना डर की सीमा तक ले जाता तो सर हूँ, ये और डर डर की के आगे सीमा तक जीत है। जाने का कोई एक्सपीरियंस आपके हुआ है कि जो आपने फील किया है? एक बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से अभी कोई मैंने अलग जगह पे बताए भी हैं, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ। ये एक छोटा-सा रूम था, मुझे लगता है चंडीगढ़ में था उस टाइम पर, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पर जा चुका हूँ। तो अ, मैं कोई तो नॉवेल लिख रहा था और मेरा जो प्रैक्टिस है वो मोस्टली ऐसा है कि डिनर जल्दी करो और डिनर के बाद रूम में बंद कर कर आप हॉरर लिखो जब तक मतलब सुबह के 3-4 बजे तक, अरे रात को? रात को, जबकि पूरा सन्नाटा हो, और चंडीगढ़ में वैसे भी सन्नाटा ही ज़्यादातर है, एक्सेप्ट द मेन एरियाज। तो मैंने एक बहुत ही सेक्लूडेड रूम पकड़ा था और मैं लिख रहा था, और जो मेरा सीन चल रहा था वो भी वशीकरण वाला सीन था। तो वशीकरण का सीन लिखने के लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए थे मंत्रा पे और सब, कि मतलब किस तरह से वशीकरण किया जाता है, बहुत ही मैंने नोट्स भी बनाए थे वगैरह। मेरा डेस्क बहुत क्लटर्ड था। तो मैं लिखते लिखते रात को मुझे ऐसा फील हुआ, शायद 12 से ऊपर ही हो गए थे, मुझे ऐसा फील हुआ कि अचानक से कोई तो मुझे देख रहा है। तो मैं लैपटॉप पर था, तो एक और सीन के बीच में था, फिर भी मेरा ध्यान मतलब थोड़ा ये भटक गया, मैंने देखा तो कोई नहीं था। ऐसा बाद में एक और बात हुआ 20 मिनट बाद कुछ, और मुझे फिर से फीलिंग हुआ कि कोई देख रहा है और मुझे थोड़ी-सी मतलब आवाज़ जैसा। अब सोचो कि आप रूम में पूरे बंद हो, बाहर ट्रैफ़िक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सन्नाटा है, और बाहर लोग हैं, रिसेप्शनिस्ट वगैरह, लेकिन छोटा-सा होटल है, तो इतने ज़्यादा गेस्ट्स वगैरह भी नहीं थे। तो बाहर भी आवाज़ नहीं था कुछ, तो वहीं मुझे फ़ील हुआ कि मतलब अभी कुछ और है, और फिर लाइट्स फ्लिकर हुए। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ तो हो रहा है, और फिर भी मैं लिखूँ या ना लिखूँ ऐसा सोच के, लेकिन वो सीन चल रहा था एकदम, मतलब फ्लो में था मैं, तो मैं लिखते गया, और फिर तीसरी बार मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कुछ है, और इस बार मुझे जो ये नज़र होती है पेरिफेरल विज़न जिसे कहते हैं, उसमें से मुझे एक एकदम डार्कनेस जैसा फ़ील हुआ कि ये साइड पर है। फिर मैंने झटके से देखा, और वहाँ एक कबर्ड था, जो वार्डरोब होता है ऐसे रूम्स में, तो वो एक बड़ा-सा कबर्ड था, और उस कबर्ड में मुझे एक ऐसा 1 सेकंड के लिए फ़ील हुआ कि एक बहुत ही लंबा-सा आदमी खड़ा है, और वो सिर्फ़ शैडो है, और इस तरह से वो मतलब एल्बो का सपोर्ट लेके खड़ा है, और इतना लंबा है वो कि उसका एल्बो वो कबर्ड के टॉप पे आ रहा है, फ्लोर टू सीलिंग। और वो फ़ील जब मैंने देखा, मैं 1 सेकंड के लिए वो मुझे आदमी दिखा, फिर मैंने तुरंत नज़र घुमा दी कि मतलब ये नहीं है, ये सच नहीं है, ये मन का वहम है, जो भी है। और फिर से देखा तो वो नहीं था वहाँ। और उस टाइम पर मुझे ना बहुत लोगों ने कहा है कि आप जब हॉरर लिखते हो, और ख़ास कर कर ऐसे सीन्स, वशीकरण का सीन, मंत्र और सब लेकर बैठकर आप लिख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो ना, सबकॉन्शियसली आप उस दुनिया को इन्विटेशन दे रहे हो, सबकॉन्शियसली। आप ये चाहते नहीं हो, आप फ़िक्शन लिख रहे हो, कहानी आपके मन की है, लेकिन आप जो लिख रहे हो वो उनके बारे में है। तो एक पैरानॉर्मल की दुनिया में हम कहते हैं कि देयर इज़ अ कर्टेन व्हिच सेपरेट्स द लिविंग एंड द डेड, और वो कर्टेन हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो कर्टेन है। आप साइंस फ़िक्शन में उसको अल्टरनेट डायमेंशन कहो या जो भी कहो, एक कर्टेन है जो ये 2 रियलिटीज़ को सेपरेट करता है। और लेकिन जब आप ये उस दुनिया के बारे में लिख रहे हो, तो उन लोगों को पता चल जाता है। वहाँ के जितने भी एंटिटीज़ हैं उनको पता चलता है कि मतलब आप कुछ लिख रहे हो, और वो कर्टन खोल कर देखने को आ जाते हैं। That they will not harm you? दे कैन नॉट हार्म यू, उस पर मैं आपसे बात करूँगा। Okay. तो लेकिन वो देखने के लिए आ जाते हैं कि मतलब क्या है, किस तरह से है, एक तरह की मतलब क्या बोलते हैं ना, उत्सुकता उनमें भी रहती है। या तो शायद उत्सुकता ना भी हो, लेकिन आप उनको इनवाइट कर रहे हो, आपका पुल है। और मैं अपने आप को साइकिक नहीं मानता, मैं साइकिक नहीं हूँ, मुझे कुछ भी सिक्स्थ सेंस नहीं है, लेकिन मुझे कहा गया है कि आप इतना हॉरर लिखे हो,
17 बुक्स लिखा है, 10 साल का रिसर्च है। आप ऐसे जगह-जगह पर गए हो, तो साइकिक न होते हुए भी थोड़ा-सा सिक्स्थ सेंस आप में जाग चुका है। तो ये जो साइकिक नेचर है, वो डेवलप होता है, अगर हम डेवलप करें। और मैं कॉन्शियसली तो डेवलप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हो रहा है, इसका एक ये छोटा-सा प्रमाण था कि ये जो देखने आया था, जो भी था। लेकिन इसमें ऐसा भी है कि ये 99% मेरा मेंटल फीलिंग भी हो सकता है, क्योंकि मैं लिख ही रहा था कुछ ऐसा, तो मेरा दिमाग उसी ज़ोन में था। साइको हॉरर हम ऐसे भी ओ बोल सकते हैं। मोस्टली तो वही होता है। मोस्टली जो लोग कहते हैं ना कि मेरे घर में भूत है, हाँ, तो 99% केस तो वही निकलता है कि मतलब कुछ नहीं है, वो दिमाग का खेल दिमाग का वहम है या कुछ और है। मतलब जो हम साइंटिफिकली, रैशनली एक्सप्लेन कर सकें। तो वही होता है। असल में भूत क्या है, वो किसे पता? आई सैल्यूट टू द चाइल्ड जो पहले डरता था बट आज उसमें हाँ, इतनी हिम्मत है कि ये सब बावजूद इस पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। देखो, ये एक मिसकंसेप्शन है कि हॉरर ऑथर्स जो है वो सबसे ब्रेव होते हैं। उनके एक्चुअली हॉरर ऑथर्स सबसे बड़े फट्टू होते हैं। क्या बात कर रहे हैं बट अगर आपने 17 बुक्स लिखे हैं हॉरर अगर ऐसा न हो, अगर मतलब मुझे डर पता ही नहीं कि डर क्या है, अगर मैं पूरा हरक्यूलिस बन जाऊँ, तो मुझे पता ही नहीं रहेगा कि डर क्या है। फिर मैं डर डिस्क्राइब कैसे करूँगा मैं बुक में? तो सर आप डर के आगे जा रहे हो तो वो तो हम अपने आप को चैलेंज करते हैं, क्योंकि लेकिन मुझे डर क्या है, छोटी-छोटी चीज़ों से डरना मुझे पता है, मैं उससे गुज़र चुका हूँ। बचपन में भी जब मुझे एक रूम में अकेले रखा जाता था, अपने टॉयज़ के साथ, बुक्स के साथ रहता था मैं, लेकिन अचानक से ऐसा लगता था कि कोई देख रहा है, कोई खिड़की से आया अंदर। तो ये सब फीलिंग्स मुझे इसलिए होते थे क्योंकि एक तो मैं इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा था, और सेकेंडली इसलिए क्योंकि मुझे चीज़-चीज़ से डर लगता था, छोटी-छोटी चीज़ों से। और यही डर आज मैं अपने बुक्स में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अभी जो मैंने चिल्ड्रंस हॉरर बुक्स भी जो लिखी हैं, वो बेसिकली मेरे स्टोरीज से भी एक मतलब मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से ही एक तरह से डिराइव्ड है। अभी आप दूसरों को डराते हो मैं बदला ले रहा हूँ। so now coming to the next question sir I belong from Kokan so कोकन में बहुत सी कहानियां होती हैं भूतों की जिसके पिशाच हो मुंजा हो चुड़ैल है डायन है पैरानॉर्मल वर्ल्ड के ये अलग-अलग नाम हैं तो मैं ये जानना चाहूंगी क्यूरियोसिटी मुझे है कि कैसे पता चलता है कि ये आत्मा मरने के बाद पिशाच बनेगी या चुड़ैल बनेगी ये कुछ कंसेप्ट है इसके पीछे आप अभी अगर एवेंजर्स और ये सब मार्वल सुपर हीरोज जितने भी स्टोरीज आप देखते हो, तो आपको पता है कि हर एक का एक ओरिजिन स्टोरी है यस कि किस तरह से वो सुपर हीरो बना है। तो हमारे फोकलोर में हर भूत पिशाच का भी एक ओरिजिन स्टोरी है कि किस तरह से वो बने जाते हैं। तो उस बेसिस पर ये एंटिटीज बनते हैं। तो अपना जो बिलीफ है, अब पिशाच को ले लो, हाँ हम एक एक करके लेते हैं। यस अब पिशाच माना जाता है कि पिशाच वो आदमी है जिसकी डेथ हुई बिफोर ही कुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज यू नो एज अ यंग मैन। ओके मतलब जिसकी शायद शादी नहीं हुई है शादी नहीं हुई, या जिसका प्यार था, या वो उससे प्यार शादी नहीं कर पाया, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर लेकर वो मरा। और वो जो डेथ भी थी वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था, मतलब किसी ने उसे मार डाला। इन केस लाइक बिट्रेयल इन लव, ऐसा कहकर। तो ऐसा जो इंसान है जो मरा है, वो उसका जो इमोशन आप समझो, एक इमोशन ये है कि वो फुल्ली प्यार में पागल था, और दूसरा उसे किसी तरह से मार डाला। तो ये जो मिक्स्ड इमोशन को लेकर वो जो मरा है, वो इमोशन नहीं मरेगा, वो मरेगा लेकिन उसका इमोशन नहीं मरेगा। और उसी इमोशन को लेकर उसका अनडेड फॉर्म, मतलब स्पिरिट फॉर्म जो रहता है, उसको हम पिशाच कहते हैं। तो पिशाच जो हम अपने बिलीफ में है कि इट इज़ अ वेरी वेंजफुल काइंड ऑफ क्रीचर, मतलब उसको बदला लेना है, वो बहुत ही असंतुष्ट है। और वो क्या करता है, मोस्टली वो दूसरे पुरुषों को टारगेट बनाता है जो कि अभी सुखी जीवन जी रहे हैं, और उसको टारगेट बनाकर पिशाच ट्राइज टू टेक हिज प्लेस। ओके और पिशाच को मतलब सर्वाइवल के लिए इंसान का खून लगता है। तो एक तरह से पिशाच और जो वेस्टर्न कल्चर में वैम्पायर है, वो बहुत सिमिलर है। या तो वैम्पायर या घूल भी कहो, घूल भी जो रहता है वो फ्लैश खाता है वेस्टर्न कल्चर में। तो पिशाच इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दिस, लेकिन हमारी जो ओरिजिन स्टोरी है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी आपने स्पिरिट्स का नाम लिया, अभी यक्षिणी का नाम लेते हैं, क्योंकि यक्षिणी पर मैंने बुक भी लिखी है, बहुत रिसर्च किया है। तो यक्षिणी जो होती है वो एक डेमी गॉडेस है,
मतलब इंसान और भगवान के बीच का उसको दर्जा दिया जाता है। तो यक्षिणियाँ अपने हिंदू फोकलोर में 36 यक्षिणियाँ हैं। 36 एक एक्चुअल काउंट है उनका। 36 यक्षिणियाँ हैं जो अलकापुरी में रहती हैं। अब अलकापुरी कहाँ है? हिमालय और स्वर्ग के बीच में, और वहाँ राज है कुबेर का। तो कुबेर वही है जो रावण का एक तरह से भाई है, राइट? और जिसके कंट्रोल में इस पूरे पृथ्वी की जो धन संपत्ति है वो कुबेर माना जाता है। तो कुबेर के इस राज्य में, मतलब अलकापुरी में, ये सारे जितने भी सेमी बीइंग्स हैं, जैसे यक्षिणी हो, गंधर्व हो, पिशाच भी हो, वो सब वहाँ रहते हैं। लेकिन ये यक्षिणियों का दर्जा थोड़ा ऊंचा है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। और यक्षिणियों में एक शक्ति होती है। वो शक्ति ये कि वो, आप अगर कुछ मांगो तो वो आपको दे सकती है, लाइक अ जिन। यक्षिणी जो 36 है, हर यक्षिणी में एक शक्ति है। तो एक आपको संतान दे सकती है, एक आपको शायद बिजनेस में यश दे सकती है, एक आपको धन दे सकती है, एक आपकी बीमारी दूर कर सकती है। तो हर यक्षिणी में एक शक्ति होती है। अब ऐसा बिलीफ है कि आप अगर इन यक्षिणियों की पूजा करो, जिसको यक्षिणी साधना कहते हैं, और इस यक्षिणी की साधना अगर ठीक तरह से हो, बहुत ही डिफिकल्ट साधना होती है, मानी जाती है। ये एक तांत्रिक टाइप की पूजा होती है जिसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं, और इसका जो किस तरह से करना है वो तो आपको कोई एक बहुत ही पहुंचा हुआ पंडित ही बता पाएगा। तो ये जो है, जो पूजा करनी होती है, उसको एक बहुत ही सिस्टम से करना होता है। और अगर उसमें एक भी चीज मिस हो गई तो वो यक्षिणी तो आएगी, लेकिन वो आपको वो वरदान देने के बदले शाप देकर चली जाएगी। तो वो उल्टा भी पड़ जाता है। जैसे मेरी मेरी जो स्टोरी है उसमें यक्षिणी की पूजा इसलिए की जाती है। स्टोरी में पाटिल फैमिली है, कोंकण की ही स्टोरी है। तो ये पाटिल फैमिली की 6 बेटियां होती हैं, और सातवीं जो होती है उनको एक सातवां उनको अभी लड़का चाहिए होता है। तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए यक्षिणी साधना गए थे, लेकिन वो साधना गलत हो जाती है। और जो यक्षिणी आती है वो उनको शाप देकर चली जाती है कि जो सातवीं होगी वो भी बेटी ही होगी। और वो इनफैक्ट बायोलॉजिकली वो मेल चाइल्ड था, लेकिन वो मेल चाइल्ड कन्वर्ट होकर फीमेल होता है क्योंकि वो यक्षिणी की पूजा उल्टी पड़ जाती है। और उसी लड़की का नाम है मीनाक्षी, जो हमारे स्टोरी में है। और मीनाक्षी के अंदर वो यक्षिणी खुद रहती है, क्योंकि यक्षिणी को भी एक शाप मिलता है कुबेर से कि तुम्हें पृथ्वी में रहना है, एक जीवन तुम्हें पृथ्वी में बिताना है। तो इसलिए वो मीनाक्षी के बॉडी से कनेक्ट होकर वो दोनों जो हैं, मीनाक्षी और यक्षिणी, एक साथ एक जीवन जीती हैं। तो वो इनफैक्ट वो स्टोरी का क्रुक्स है। तो इस तरह से यक्षिणियाँ होती हैं। तो यक्षिणी गुड सोल हम लोग बोल सकते हैं या गुड घोस्ट हाँ बोल सकते हैं। तो मुझे इसीलिए यक्षिणी की स्टोरी अट्रैक्ट की थी, क्योंकि यक्षिणी जो है ना वो बिल्कुल ही अ, उसका अच्छा भी है, बुरा भी है। अब जिस तरह से यक्षिणी की साधना करो उस तरह से वो हो जाएगी। और ये जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना यक्षिणी की, ये स्टोरी के लिए ब्यूटीफुल है। मतलब आप कोई भी स्टोरी लिखो इस पर। अब अब आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी यक्षिणियों पर, टीवी सीरीज देखी होंगी यक्षिणियों पर उसने वो एसेंस यक्षिणी का कैप्चर किया ही नहीं है कोई। क्योंकि ये कोई भी जो फिल्म बनी है या वेब सीरीज बनी है उसमें यक्षिणी को बुरा ही बताया गया है। लेकिन यक्षिणियाँ असल में वैसी नहीं होती हैं, दे कैन बी वेरी गुड ऑल्सो। और यक्षिणियाँ जो हैं वो भी आफ्टर ऑल ह्यूमन इमोशन को बहुत समझती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से सुपरनैचुरल बीइंग नहीं है। तो वो इंसान, जैसे अभी मेरी जो भी यक्षिणी है वो भी मीनाक्षी के बॉडी में है, तो वो मीनाक्षी के हर संकट को, हर मुसीबत को समझती है। फिर उनका कोई टाइम पीरियड रहता है, जैसे अर्थ में कितने साल? ऐसा कहा जाता है कि यक्षिणियाँ घूमती रहती हैं। ओके, जो 36 हाँ, यक्षिणियाँ हैं वो घूमती रहती है। और मतलब जब स्पेशली जब उनकी साधना की जाती है तब वो ज़्यादातर आ जाती है एट दैट स्पॉट। वरना ऐसा माना जाता है कि जितने भी ये साल के पेड़ हैं, साल के पेड़ जो होते हैं, गिने चुने साल के पेड़, उसके टहनियों में, मतलब रूट्स में कुबेर का खजाना छुपा है। तो उसमें कुबेर का जो एक एक गड़ा, एक एक साल के पेड़ के नीचे गड़ा हुआ है, और वो है वहाँ छुपा हुआ है। और इसी साल की रक्षा करने के लिए यक्षिणियों को धरती पर आना पड़ता है, ताकि कि मतलब वो साल के पेड़ में से वो खजाना कोई निकाले नहीं। तो ये एक कह सकते हैं दंत कथा है। तो जैसे पेड़ की बात निकली, ट्रीज, ऐसे सुना है कि पेड़ों पे भूत होते हैं, क्या ये सच होता है? बेताल माने जाते हैं। हाँ। उसमें कि बेताल होते हैं जो पेड़ पर लटकते हैं, खासकर आम का पेड़ हो या
पिंपल, व्हाट वी से इन हाँ, हिंदी, नीम का नीम पेड़ का हो, पेड़। उसके ऊपर बेताल रहते हैं, तो बेताल भी वैसे ही माने जाते हैं कि मतलब वो बहुत ही पहुँचे हुए रहते हैं, मतलब दे आर वेरी एजुकेटेड जब वो बट वो ज़िंदा कब थे। कौन बनता है बेताल? जैसे कौन सा बेताल राजा? का और पिशाच का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है। ओके, जैसा मैंने पिशाच वही पिशाच होता का है। जो कहा था कि मतलब असंतुष्ट रहते हैं और उनकी जो मृत्यु होती है तो वो पिशाच बन जाते हैं। तो बेताल का भी मोस्टली वैसा ही होता है कि बेताल भी वही है, जिन्होंने अपने लाइफ में वो सुख नहीं पाया जो वे चाहते थे, लेकिन वो हाइली इंटेलिजेंट है। फ़र्क ये है, पिशाच इतने इंटेलिजेंट नहीं माने जाते, मतलब एवरेज कोई भी हो सकता है। पिशाच कोई भी हो सकता है जिसका मर्डर भी हुआ हो, या मतलब किसी तरह से बहुत ही घृणित तरीके से जिसकी मौत हुई हो, वो पिशाच बन सकता है। लेकिन बेताल जनरली वो होगा जो कि मतलब खास कर कर एक पंडित खुद हो, जिसको बहुत सारी चीज़ें पता हो ऑलरेडी लाइफ में, और वो मर चुका है अभी, तो वो बेताल बन जाते हैं। और इसीलिए बेताल जो हो, अभी विक्रम और बेताल की विक्रम कहानियाँ भी आपको बटेगा, पता ही होंगी यस। कि उसमें बेताल किस तरह से बहुत ही चतुर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और विक्रम से वो सवाल करते रहता है, बहुत सारी कहानियाँ बताते रहता है। तो ये इंटेलिजेंस जो है वो नॉर्मल ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। तो बेताल में जो है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस होता है, हमसे भी ज़्यादा। और बेताल इंसान को पोजेस करता है। जब पिशाच इंसान को खा जाता है या उसका खून पी जाता है, बेताल वो नहीं करता। ओके, बेताल जो करता है वो किसी पुरुष के बॉडी में वो घुस जाएगा, उसको पोजेस करेगा, पोजेशन, और फिर उसकी जिंदगी वो जिएगा। ओके। वो उसको मर्डर या ये कुछ नहीं नहीं, करेगा, बट ही विल पोजेस। उसको पोजेस करेगा, तो वो पता मतलब उसको वो कहते हैं कि जिएगा, उसके वो और इसमें एक अभी मुझे याद आया क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, बंगाल में एक कहानी है शाक चुन्नियों की। हाँ, शाकचूनी, तो यस। वो तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो शाकचुन्नी इन अ वे इसका फीमेल पैरेलल है। ओके, शाकचुन्नी की कहानी ऐसी बताई गई है कि मतलब एक स्त्री थी पहले, जिसकी शादी हुई थी, लेकिन उसको वो सुख नहीं मिला जो शादी के बाद मिलता है। उसको बच्चे चाहिए थे, उसको ये थे, शादी के तुरंत बाद वो मर गई। और मरने के बाद क्या हुआ कि उसकी जो मन में जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई, वो अपूरी रह गई, और उसके लिए वो उस पार नहीं जा पाई। अब वो बन चुकी है शाकचुन्नी। अच्छा, अब ये शाकचुन्नी जो है वो किसी पेड़ के पास रहती है, आपको पेड़ के पास ही दिखेगी वो। ऐसे कहते हैं कि गांव के बाहर जो पेड़ होते हैं वहां खास करके ये शाकचुन्नियां रहती हैं। अब शाकचुन्नी बुढ़ी हो चुकी है, तो वो दिखती है बुढ़ी जैसी, लेकिन वो शेप शिफ्टर है। मतलब वो जब चाहे खुद को जवान बना सकती है, जब चाहे खुद को कुत्ता बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब शाकचुन्नियों का टारगेट कौन होता है, ये बेस्ट पार्ट है इस कहानी का। शाकचुन्नी का टारगेट वो होता है जो कि खुद एक शादीशुदा औरत है जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई हो। ओके, तो जिसको अगर टारगेट ऐसी कोई औरत हाँ, अगर इस शाकचुन्नी वाले पेड़ के पास से गुजरी रात को, स्पेशली शाम को, और अगर उसने बाल खुले छोड़े, हाँ, ये उसका और वो एक एस्पेक्ट है यस उसमें, बोलता है। अगर उसने बाल खुले छोड़े वगैरह, तो उसे वो शाकचुन्नी दिखेगी। और उसका नाम शाकचुन्नी इसलिए है क्योंकि उसने वो शंख के बैंगल्स पहने होते हैं, जिसे शाकचुन्नी, जिसमें से वो वर्ड आया है शाकचुन्नी। तो वो औरत दिखेगी, लेकिन उसको वो बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग फॉर्म में ही दिखेगी। अब वो जाएगी उस औरत के पास अट्रैक्ट पूछने, करेगी शाकचूनी उस हाँ, कि औरत मतलब को। आप क्यों खड़ी हो ऐसे ही, आप भी अगर ऐसे ही जा रहे हो, अगर कोई अकेली खड़ी है औरत तो आप हाँ, पूछोगे। तो वो पूछने जाएगी औरत, तो तब ये शाकचुन्नी अपने वो उग्र रूप में आती है और उस औरत को एक तरह से बंदी बनाकर उसी पेड़ के खड्डे में डाल देती है, ओके, और वो मैजिकली सील्ड हो जाता है। तो वो औरत कभी फिर से नहीं मिलेगी। और उसके बाद वो शाकचुन्नी उस औरत का रूप ले पूरा लेती रूप है। ले लेती है और उसके घर में जाकर उसकी ज़िंदगी जीती है। इन अ वे दैट पूरी तरह से उस घर का माहौल वो चेंज कर लेगी। मतलब सबको अपने वश में कर लेगी, सास को, पति को, सबको। और उसमें वो काम करने में बहुत तेज़ होती है, क्योंकि अभी शाकचुन्नी है वो, उसमें मैजिकल पावर्स है। तो खाना बनाना होगा तो 5 मिनट में पूरे घर का खाना बना देगी, वो भी सबसे बढ़िया। और अगर घर पे फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा स्पेशल फीचर है इस लेजेंड का, अगर सपोज़ घर में उस टाइम पे चूल्हे हुए करते थे, तो चूल्हा में आपको डालना पड़ता था कोयला या ईंधन या जो भी है वो। तो अगर वो नहीं है तो वो खुद का पैर काट कर वो चूल्हे में डाल सकती थी और उसका पैर फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से शाकचुन्नियाँ होती हैं। तो शाकचुन्नियाँ अगर आप देखो तो वो कोई हार्म नहीं कर रही है। दे आर लिविंग देयर ओन दे आर लाइफ, लिविंग मतलब वो अपने खुद के इमेजिनरी जो ज़िंदगी में ही है। जिंदगी है। लेकिन फिर भी ये एक सुपरनैचुरल एंटिटी है, और एक तरह से तो वो बुरी इसलिए भी है क्योंकि उसने उस औरत की ज़िंदगी ले ली। सर जैसे शाकचुन्नी, वैसे ही हम लोग ने डायन, चुड़ैल सुना हाँ, है, और मराठी में हम लोग कोली बाळंती
हाँ। कहते थे कि जो जस्ट प्रेग्नेंट थी और और डेथ हो मर गई। गई, हाँ। तो ये इनके बारे में मुझे बताइए। तो जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारा कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि चुड़ैल बहुत तरह के चुड़ैल हैं, हाँ, डायन भी डायन। बहुत तरह के डायन हैं, और हर स्टेट में इसका व्यू थोड़ा अलग हो जाता है। अब चुड़ैल जो होती है, वो वो औरत है जो मतलब चाइल्ड बर्थ के कुछ देर बाद, मतलब रिसेंटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ जिसकी मौत हुई हो, या तो शायद उसका बच्चा पैदा ही नहीं हुआ हो, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसी औरतें जो मर जाती हैं, इनको पुराने ज़माने में ये एक बिलीव था कि ये औरतें या तो अपने खुद के बच्चे के लिए वापस आएँगी, या तो इसलिए वापस आएँगी क्योंकि उनको अपने बच्चे का सुख नहीं मिला, इसलिए उस फैमिली में या उस गाँव में किसी और औरत को भी ये सुख प्राप्त न हो करके वो वापस आएँगी। तो इस तरह से चुड़ैलों की एक कहानी बन गई, जो कि गलत थी। ये बिल्कुल ही अंधविश्वास की बात है, और ये मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स से कि मतलब ऐसी सब चीज़ों में आप विश्वास ना ही रखो तो अच्छा है, लेकिन ये एक फ़ोकलोर का हमारा हिस्सा है, उस हिसाब से मैं सुना रहा हूँ। तो इसलिए पुराने ज़माने में औरतों को, स्पेशली वो जो प्रेग्नेंट होने वाली थी या जिनका रिसेंटली बच्चा हुआ था, वो चुड़ैल बनकर वापस ना आए, इसीलिए उनको एक स्पेशल तरीके से उनका जो अंतिम संस्कार किया जाता था। एक तो उनको जलाया नहीं जाता था, उनको बरी किया जाता था, और बरी मतलब गाड़ दिया जाता था, और वो भी किस तरह से, उनके हाथ-पैर तोड़कर, ओह माय गॉड! हाथ-पैर तोड़कर और उनके आँखों में कील ठोककर, इतनी उनको दर्दनाक। उल्टा लिटाकर उनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था और मिट्टी से बंद कर दिया जाता था। और ये इसलिए क्योंकि अगर उसका भूत जाग भी गया, तो उसके पैर टूटे हैं तो वो आ नहीं पाए घर तक, और वो भी घर के पिछले दरवाजे से लिया जाता था बाहर उसको, मतलब उसकी जो डेड बॉडी थी। और उस जहाँ भी उसका बरियल स्पॉट है और उस घर के बीच राई, जो मस्टर्ड होता है, हुँ। उसको उगा दिया जाता था। तो इसमें बिलीव ऐसा था कि मतलब ये जो चुड़ैल है, वो रात को ही उठेगी, और रात को उठने के बाद वो घर की तरफ आने की कोशिश करेगी। लेकिन ये जो राई है उसके बीच में वो मंडराती रहेगी, क्योंकि एक उसका ये भी फीचर था कि जो ओरिजिनल औरत थी, जो चुड़ैल बनी थी, उसको राई से बहुत लगाव था, ओके। और वो मस्टर्ड के एक-एक दाने को है ना देखती थी बारीकी से, उसको वो फॉन्डनेस था। तो अभी भी ऐसा मानते हैं कि अगर कोई भी औरत चुड़ैल बने, ठीक है, तो वो मस्टर्ड के दाने को देखते-देखते ही उसकी रात बीत जाएगी, क्योंकि मस्टर्ड के इतने सारे दाने होते हैं लाखों में, और रात बीत जाएगी, सूरज उग जाएगा, जैसे ही सूरज उगेगा उसकी आत्मा फिर से चली जाएगी उस कब्र में। तो चुड़ैल और डायन सेम हो गए ये या अलग? चुड़ैल है, ये चुड़ैल हो गई। ये चुड़ैल है, और ये चुड़ैल की स्टोरी है। अब हाँ। ऐसा ही से ये स्टोरी मोस्टली बिहार से, सेंट्रल इंडिया से ये स्टोरी ज़्यादा फेमस है। लेकिन डायन कुछ और ही है। अब डायन बेसिकली पूरा काला जादू करने वाली विच ओके। होती है। तो डायन इज़ अवर इंडियन नेम फॉर विच। तो ऐसा कहा ही, चुड़ैल एक नॉर्मल औरत थी जो मर गई। मर गई। तो जो लेकिन बर्थ डायन होने वाली थी। एक ऐसी है जिसमें पहले से ही वो ब्लैक मैजिक पावर्स थे, और वो मर गई या जो भी हो, उसका भी प्रेत आ गया है, ज़िंदा हो गया है। तो ये जो डायन है, वो उसमें वो ब्लैक मैजिक पावर्स जो उसके लाइफ टाइम में थी, वो अभी 100 गुना बढ़ चुके हैं। तो अभी वो ब्लैक मैजिक पावर्स जो भी थे वो पूरे इविल हो गए हैं। अब उसको सिर्फ इस जो बोलते हैं पृथ्वी का जादू नहीं, बल्कि उसको अभी नर्क का जादू भी पता है। वो अभी डीमन को भी, हाँ, डेविल को भी वो बुला सकती है अगर वो चाहे। तो डायन वो होती है। डायन को ऐसा माना जाता है कि फीमेल एंटिटीज़ में सबसे खतरनाक डायन ही है। ओके। क्योंकि डायन कुछ भी कर सकती है, और डायन का जिस पर दिल आ गया, अब डायन का ऐसा होता है कॉन्सेप्ट कि मतलब उसको जो एक चीज़ मन मोह गई उसके, तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब वो चाहे कोई पुरुष हो, या चाहे कोई बच्चा हो, या चाहे एक घर हो, या जो भी चीज़ उसे पसंद आ गई, वो उसको पाए बिना छोड़ेगी नहीं। मतलब वो उसके साथ लेके जाती है उस चीज़ को? हाँ, मतलब वो उसको किसी भी तरह वो जाएगी और उसको तबाह कर देगी, रूइन कर देगी, यूज़ कर कर कर। ऐसा माना जाता है कि डायन की जो पावर्स है, शक्तियाँ हैं, वो उसकी चोटी में है। हाँ। तो अगर उसकी चोटी काट दी गई, तो डायन बिकम्स पावरलेस। तो ये स्त्री में भी ये स्त्री में हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ देखते हैं। किया गया है। तो ये स्टोरी है डायन की। और और स्त्री में और एक स्त्री पार्ट 2 में हम लोग ने देखा था, जिसमें वो सरकटा, हाँ, सरकटा।
स्त्री जो है ना मूवी हाँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो इसलिए क्योंकि स्त्री ये सुपरनैचुरल स्पेस में नहीं है। स्त्री जो है ना वो लोकल अर्बन लेजेंड्स से उसने ओरिजिनेशन लिया है या इंस्पिरेशन लिया है। तो जो स्त्री पार्ट वन थी जहाँ वो लाइन लिखा जाता था ओ स्त्री कल आना, कल आना। तो ये असल में एक लेजेंड था जो बैंगलोर में हुआ था 1990s में। ओके। बैंगलोर सिटी में एक अफवाह फैल गई थी कि मतलब यहाँ एक औरत है जो चुड़ैल है और वो रात को आएगी 7 बजे के बाद, और जब भी वो आएगी अगर किसी ने वो घर में उसको एंट्री दिया तो वो उस इंसान को मतलब उस पूरे फैमिली को ही वो खत्म कर देगी, ऐसा एक करके अफवाह हो गई थी। तो उसका एक ही तोड़ है, आप घर पर लिखो नालेबा। अच्छा। नालेबा इज कन्नड़ा विच मीन्स कल आना, कल आना। जो ओके। कि ये फ़िल्म में एग्ज़ैक्टली वैसे बताया था, लेकिन वो सिटी को चेंज करके मध्य प्रदेश की एक सिटी बनाई गई थी। तो ये बैंगलोर में एक्चुअली ऐसा हुआ था, 2-3 महीनों तक लोग उस डर में थे और एक्चुअली घर के बाहर नाले-बा लिखते थे। ये मुंबई में भी हुआ था, अगर आपको याद है 1995 में, 1995-1996 ये एरिया में, 1990s में इनफैक्ट 3 मुंडी की चुड़ैल मुंबई हाँ, में हाँ, फ़ेमस हो गई यस थी। सर। यस, यस। ऐसा कहा जाता था कि हाँ, मुंबई हाँ। के सड़कों पर एक 3 मुंडी 3 वाली मुंडी वाली चुड़ैल है चुड़ैल। और वो 7 बजे एग्ज़ैक्टली निकलती है, और जो भी मतलब अकेला आदमी उसे मिले रोड पर, उसके पीछे-पीछे वो जाएगी उसके घर तक, और अगर उसने घर पर आवाज़ की और अपने खोला दरवाज़ा, तो चला अगले दिन गया। उसके सबकी लाशें मिलेंगी, ऐसा करके। तो ये 3 मुंडी वाली जो स्टोरी है, ये मुंबई में भी बहुत फ़ेमस हुई थी। वैसे ही दिल्ली में था ना मंकी मैन, मंकी मैन, तो यस। ये सब फ़ोकलोर तो नहीं कहा जाता इसको, इसको हम कह सकते हैं अर्बन लेजेंड, ओके। जो कि कुछ देर तक होता है, लोग बिलीव करते हैं, लोग डर जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, न्यूज़ में आता है, टीवी एपिसोड और फ़िल्में बनती हैं और बाद में वो खत्म हो जाती है अपने तो आप। हम लोग के कोकण में ना चकवा करके हाँ, त्योहार है, चकवा। चकवा। तो अगर हम लोग जा रहे हैं, अगर वो मिल गया तो पानी नहीं मांगना है उनसे, ऐसे मैंने सुना है। हुँ। क्या ये सच है? चकवा का तो बहुत ही कॉन्सेप्ट है, जहाँ तक मुझे पता है हाँ, चकवा के बारे में, वो इल्यूजन्स क्रिएट हाँ, करता है। हाँ। आपको वो आपको वो भटकाते रहता भटका है। देता है। यस। आप अगर जंगल में हो फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप आपको बाहर ना रास्ता ही नहीं मिलेगा, हाँ। कैसे जाना है? हाँ, इसमें ना मुझे एक जब मैं चकवा का पढ़ रहा था हाँ, और मतलब ये सब दूसरे फ़ोकलोर स्टोरीज़ भी जब मैंने पढ़े, तो एक चीज़ उभर के आई है ना मेरे दिमाग में कि ये जितनी भी हमने स्टोरीज़ बनाई थी, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, ये इनका एक रीज़न तो ज़रूर था, और वो ये था कि हमें किसी न किसी तरह सुरक्षित रखना। अब चकवा की जो स्टोरी है वो इसलिए थी कि आप जंगल में अकेले ना जाओ। अगर आप जाओगे तो शायद आपको चकवा मिलेगा और आप जंगल से बाहर निकल ही ना पाओ। बेताल की स्टोरी शायद इसलिए बनी क्योंकि आप पेड़ के नीचे मत जाओ रात को, या शाकचुन्नी की भी कहानी की मतलब आप गाँव के बाहर मत जाओ, अकेली स्त्री मत जाओ, है ना? उसी तरह से जो ये जितनी भी स्टोरी है चुड़ैलों की, डायनों की, वो भी एक तरह से देखो तो चुड़ैलों की स्टोरी स्पेशली, चुड़ैल का कारण क्या होता है बनने का, कि मतलब वो प्रेगनेंसी में अगर मर गई तो वो चुड़ैल बनेगी। तो ये एक तरह की ये चेतावनी है इन-लॉज़ को कि आप आपके बहू का अच्छा ध्यान रखो। अगर नहीं ध्यान रखोगे तो वो शायद चुड़ैल बन के वापस आ जाएगी आपसे बदला लेने। तो एक तरह से ये एक कॉशनरी स्टोरीज़ है ना हमारे आई लिए। थिंक दिस इज द आंसर बिकॉज़ एट द इंट्रो मैंने यही कहा था कि ये बहुत से नाम हम लोग ने हुँ, सुने हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ पैरानॉर्मल वर्ल्ड, जैसे कि ये दंतकथा है, तो इसके पीछे साइंस है या ये सभी दंतकथा है इसके ये पीछे सब? साइंस भी है और इसके पीछे एक सोशल मैसेज भी है, मैसेज भी और वो सोशल मैसेज हमें सुरक्षित रखता है। है। देखो, पुराने ज़माने में हमारे पास ज़्यादा मीडिया नहीं था, कहानियाँ ही थी। तो जो भी हमारे बुज़ुर्गों को हमें सिखाना था, वो कहानियों से ही सिखाना था, और इसीलिए इतनी सारी कहानियाँ लिखी गई उस समय, और हर कहानी में एक सीख छिपी हुई है। और यही सीख है जो आप देखो, आप समझो सीख को या ना, वो आप पर है, लेकिन वो जो कहानी है इट लीड्स टू अ मैसेज। राइट। और हॉरर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है लिटरेचर में और सोसाइटी में भी, कि हॉरर हमें एक तरह से सेफ रखता है। जो इंसान डरता है, अगर हमें पता ही ना हो डर का कॉन्सेप्ट, तो हम तो कोई भी रिस्क उठा लेना। अगर हमें डर ना पता हो तो हम रोड के बीच में नाचते हुए जाएं, हमें पता है कि ऐसा जाना खतरनाक है क्योंकि कोई गाड़ी आ सकती है, कुछ आ तो फॉर सकता आवर प्रोटेक्शन है, ही ये हम हमारे लोग प्रोटेक्शन के ये लिए। बनाए। एक नाम भूल रहे हैं हम लोग इसमें, ब्रह्म राक्षस। हाँ, बहुत पुरानों में भी मैंने किताबों में सुना है ब्रह्म राक्षस के बारे में। क्या आज भी ब्रह्म राक्षस होते सबसे हैं? पहुंचा हुआ जो ब्रह्म राक्षस। कहते हैं एक तरह का बीइंग है, तो ब्रह्म राक्षस को तो मोस्टली एक बहुत ही ब्राह्मण ब्राह्मण। हाई क्लास, एकदम
हाई एजुकेशन वाला, जिसको सारे मंत्र पता है, जिसको सारे वेद पता है, इस तरह का इंसान जो है, वो जब मर जाता है, और वो मर जाता है इस वजह से कि किसी ने उसकी घोर या क्या कहते हैं, अपमान किया हो, या किसी तरह से उसे बहुत ही दुःख पहुँचाया हो, और उसमें अगर वो इंसान मर गया, बहुत ही पहुँचा हुआ इंसान अगर मर गया, तो वो ज़िंदा होगा वापस, और इस तरह से ज़िंदा होगा कि उसे लेना है अब इस जिसने उसे मारा, और पूरा सोसाइटी एट लार्ज, उससे एक तरह से रिवेंज लेना है। और इसीलिए वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, और ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म दैत्य, ब्रह्म पिशाच, ये इसीलिए इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि उनमें पहले से ही नॉलेज है। तो जो भी आप उस पर मंत्र फेंको, उसको प्रोटेक्ट, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उसका तोड़ जानता है। ओके। तो आप उनको, एक तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, एक्सरसाइज मतलब जिस तरह से आप भूत भगाने की कोशिश करते हो, ये सब नॉर्मल पिशाच बेताल वगैरह आप निकाल तंत्र सकते मंत्र हो, कुछ काम लेकिन नहीं करता। ब्रह्म राक्षस पर नहीं चलेगा ये, क्योंकि ब्रह्म राक्षस पहले से ही उसका तोड़ जानता है, तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। अब ब्रह्मवाक्षर असल में आज है या नहीं, ये हाँ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी मान्यता कैसी है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जो लोग भगवान में मानते हैं, वो सारे दैत्यों में भी मानते ही हैं, क्योंकि अगर भगवान इस दुनिया में है, तो भगवान का ऑपोजिट क्यों नहीं? क्योंकि वो भी तो रहेंगे, वेयर देयर इज गुड देयर इज इविल ऑल्सो। तो ये शायद उस तरह से न हो जिस तरह से हमें सिखाया गया हो, कि मतलब जिस तरह से हमने बुक्स में पढ़ा है कि ब्रह्माक्षर बहुत ही बड़ा रहता है, उसका रूप ऐसा होता है वगैरह वगैरह, शायद वैसे नहीं हो, शायद वो सिर्फ एक एनर्जी हो, या शायद वो सिर्फ एक फीलिंग हो, लेकिन उस तरह से वो किसी न किसी तरह से हर भूत जिंदा है। अभी हम लोग ने बहुत से भूतों के नाम लिए, उनकी स्टोरी सुनी कि कैसे कौन से भूत बनते हैं, क्या कंसेप्ट क्या है। तो सबसे खतरनाक डेंजरस इनमें से भूत कौन है? अब हमने जिसका नाम लिया है उसमें से तो ब्रह्म राक्षस ही टॉप ऑफ द लिस्ट में आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनके पास हर चीज का तोड़ है। तो फीमेल एंटिटीज में मैं तो बोलूंगा कि डायन, क्योंकि वो भी एक तरह की विच है, और विच को सारी काली विद्याएं पता है। तो ये दो तो टॉप लीडिंग कैटेगरी में आती है। ने वैल्यूबल टाइम दिया और आज हमारे नवभारत स्टूडियो में आ पाए, बिकॉज ये पॉडकास्ट के पीछे मेरा विजन यही था कि मुझे व्यूअर्स को डराना नहीं था, बट मुझे डर के पीछे का जो साइंस है या जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं उन्हें बतानी थी। एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट उन्हें डराएगा नहीं, बट जैसे हम लोग ने भूत पिशाच या अलग अलग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में हम लोग ने जो बात की थी, उन्हें वो इंफॉर्मेटिव रहेगा। और वही हमारा मकसद है। मकसद एज अ हॉरर राइटर भी मैं यही चाहता हूँ कि लोग हॉरर की असलियत को जाने, भूत प्रेत या पैरानॉर्मल वर्ल्ड जिसे हम वर्ड जो कहते हम हैं। कहते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, जिस तरह से हमने ब्लैक मैजिक की बात की, यस। उसकी आड़ लेकर बहुत सारे गलत काम भी हो रहे हैं इस दुनिया में, हमें पता है यस क्या है वो। यस। तो वो, और जो अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। उसको भी निकालना है। तो हम जब हॉरर लिखते हैं तो हमें ये अंधश्रद्धा बढ़ानी नहीं है, इनफैक्ट लोगों को सच बताकर लोगों को जागरूक करना है कि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड, बट दैट इज समथिंग विच यू शुड नॉट गो टू, उसको अवॉइड करना है, राइट जैसे मूवी में डिस्क्लेमर नहीं होता है। राइट राइट तो वैसे। उस तरह से ये हॉरर का पूरा मकसद ही वो है, तो इसलिए मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात कर कर, थैंक क्योंकि यू। हमारे पूरे पॉडकास्ट का फोकस ही वो था। वो ही तो था। थैंक यू और सो मच फॉर थैंक यू इनवाइटिंग सर, मी। थैंक यू वंस अगेन। एंड आई थिंक व्यूवर्स को भी ये पसंद आया होगा। सो व्यूवर्स, आपको भी ये आज का एपिसोड कैसे लगा, ये पॉडकास्ट एपिसोड आपको कितना पसंद आया, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। ऐसे ही और पॉडकास्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, एपिसोड के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत स्टूडियो से धन्यवाद। थैंक यू।